हो जाइए, आवाज चेक कर लीजिए। चलिए प्यारे, शुरू हो जाए, आवाज चेक कर लिए? ठीक है। आइए देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग सेक्शन सी यानी समानुपात प्रोपोर्शन से रिलेटेड पढ़ रहे थे, और ये आपका टाइप 1 है, जिसमें टाइप 1 ये सारे प्रश्न हम सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे, टाइप 2 और टाइप 3 को रोके थे और रोक कर आगे बढ़ गए थे। तो हम लोग बढ़ के गए थे कहाँ? तो प्यारे टाइप 2 और 3 के बाद टाइप 4 पर शायद गए थे। ये आपका टाइप 6 यहाँ दिख रहा है, फिर उसे 6 लिखा गया होगा, 6 7 ऐसे आ गया। अच्छा कोई बात नहीं प्यारे, ये टाइप ही गलत लिखा हुआ है। ये टाइप 1 हुआ, उसके बाद ये टाइप 2 जो अभी रोके थे, जो अभी समझाएंगे, ये टाइप 3 था। 3 के बाद ये आपका टाइप 4 होना चाहिए, गलती से 6 लिखे होंगे, और जो 6 लिखे होंगे उसके अनुसार आगे सब टाइप आपका 6 के बाद 7 आ गया होगा, तो गलती से टाइप छूट गया होगा। कोई बात नहीं, टाइपिंग करने में मिस हो। तो हम बोले कि टाइप 6 बताना शुरू किए थे, तो इसमें 18 19 20 21 22 सारा बता दिए थे। फिर इधर 23 24 25 26 27 सब बता दिए थे, 28। उसके बाद फिर हम लोग वो यहाँ टाइप 4 गलती से इधर आ गया, कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया है, टाइप आप अपना सुधार लीजिएगा। उसके बाद यहाँ प्यारे टाइप 4 था, जिसमें हम प्रश्न संख्या 29 बता दिए थे, 30 से बताते हैं। आइए क्वेश्चन का नंबर देख लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा, मिस्टेक से लिखा गया इधर उधर। आइए, तो ये आपका अगला प्रश्न है, क्या किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है? मान लेते हैं कोई संख्या n है, मान लेते हैं कि कोई संख्या n है, क्या किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ, यानी 16 और 32 का जो अनुपात है वही n और 27 का, अर्थात दोनों आपस में बराबर है। बराबर लिखिए या समानुपात लिखिए, बात बराबर है। तो प्यारे बराबर लिखिए या समानुपात लिखिए, बात बराबर है। तो अब इसको ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इसको काट सकते हैं, 16 दूनी 32, यानी इसको पढ़ेंगे 1 अनुपात 2, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। तो इसको आप पढ़ेंगे 2n, और इधर बराबर हो गया 27 गुने 1 यानी 27। 2 से काटिएगा तो 13.5, आपका आंसर डी हो गया। इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। आइए इसके बाद अगला प्रश्न, इसको प्यारे अच्छा से समझना है, तो ऐसा वाला प्रश्न सभी आपसे बन जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, इसको आपको समझना है, ये समझ जाएंगे तो सारे प्रश्न आपसे बन जाएगा। क्या किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है? क्या किसी समय पर 1.4 मीटर की ऊंचाई के एक लड़के, वास्तविक लड़का का ऊंचाई दिया हुआ है, की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है? क्या इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितना है? तो समझिएगा यहाँ पे प्यारे, सूर्य मान लेते हैं कि आप शाम में कहीं घूमने के लिए निकले। हम बोले मान लेते हैं कि शाम में सूर्यास्त होने से पहले आप घूमने के लिए निकले, ये सूर्य भगवान है, अभी डूबे नहीं है। अब आप शाम में घूमने के लिए निकले, तो मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ घूमने निकले, मान लेते हैं आप अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकले, तो कोई जरूरी नहीं कि दोस्त है तो दोनों का हाइट सेम ही होगा, एक बड़ा होंगे एक छोटा होंगे। अब जब ये घूमने के लिए निकले हैं, तो अब ये आपका सूर्य का लाइट आपके ऊपर पड़ेगा, तो आप चलेंगे तो आपके साथ साथ आपका शेड यानी छाया भी चलेगा, आपके साथ साथ आपका शेड यानी आपका छाया भी चलेगा। देखिए तो वहां पर क्या लिख रहा है, सीखा पीडीएफ भेज दीजिए, वहां नहीं, उस पर भी ध्यान दीजिए, उसे बता दीजिए। तो प्यारे आप जब चलते हैं तो आपके साथ साथ आपका शेड भी आपके साथ साथ चलता है। अब ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपके ऊपर सूर्य का लाइट किधर से पड़ रहा है, उसके अनुसार आपका शेड कभी आपके बाएं चलेगा, कभी आपके दाएं चलेगा, कभी आगे चलेगा, कभी पीछे चलेगा, तो किधर से लाइट पड़ रहा है उस पर निर्भर करता है। तो आप जाते जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आपका शेड आपके आगे आगे चल रहा है, ये आपका शेड, ये आपके साथ साथ छाया का कलर सबका एक ही होता है, लेकिन समझाने के लिए दो कलर में दे दिए। तो हम बोले मान लेते हैं कि आपका हाइट है 6 फीट और आपके दोस्त का हाइट है 5 फीट, तो समय दोनों के लिए सेम है। मान लेते हैं कि शाम का 5 बजे आप घूमने के लिए निकले, शाम में 5 बजे घूमने के लिए निकले, तो 5 बजे जो छाया बनता होगा, जो शेड बनता होगा, जो आपका वास्तविक ऊंचाई है उससे मान लेते हैं 3 गुना लंबा बन रहा हो। उस समय जो भी रियल में बनता हो, हम एक ऐसे ही बताया कि मान लेते हैं कि आपका शेड है जो उस समय आपका जो रियल आपका हाइट है उससे 3 गुना, तो मान लेते हैं ये 6 फीट का व्यक्ति है, तो इसका जो छाया बनेगा 3 गुना यानी 18 फीट का, और जो 5 फीट का व्यक्ति है उसका छाया बनेगा 3 गुना यानी 5 या 15। हम बोले कि दोनों व्यक्ति के लिए तो उस समय दो व्यक्ति क्या, जितने भी चीज वहां पर होंगे समय सबका सेम है, तो एक निश्चित समय पर अगर 3 गुना लंबा छाया बनता है, तो उस समय व्यक्ति हो, जानवर हो, पेड़ हो, भवन हो, चाहे कुछ भी हो, उस समय हर व्यक्ति का छाया अपने से 3 गुना ही लंबा बनेगा। तो हम बोले कि यहाँ पर वास्तविक ऊंचाई, दोनों दोस्त के बीच में वास्तविक ऊंचाई का जो रेशियो है, वही रेशियो, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला लिया, तो इधर से भी बड़ा वाला फिर छोटा वाला ही लेंगे। तो हम बोले कि यहाँ पर दोनों दोस्त का जो वास्तविक ऊंचाई का रेशियो है, वही रेशियो छाया के अवयोग अर्थात दोनों बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ये कॉमन होकर कटेगा, 3 से कटेगा 6 या 3 से कटेगा 5, इसलिए दोनों बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब जो वास्तविक ऊंचाई का रेशियो होता है वही रेशियो छाया का भी होता है, यानी दोनों रेशियो आपस में हमेशा बराबर ही होगा। तो कह किसी समय पर 1.4 मीटर की ऊंचाई के लड़के की परछाई की लंबाई, अगर हम पहले यहाँ पर लड़का लिख रहे हैं, उसके बाद भवन लिख रहे हैं, तो वास्तविक ऊंचाई की बात कर रहे हैं, वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई में पहले लड़का फिर भवन,
उसी तरह से छाया में भी ये आपका जो परछाई है इसमें भी पहले लड़का और नहीं आ रहा क्या हुआ कहाँ क्या रे आवाज बैटरी खत्म हो गया था स्पीकर हम यही अलग से इसीलिए यहाँ लगा के रखे थे कि जो हम बोलते थे उसका आवाज ऊपर से रिटर्न आता था तो आवाज जैसे ही ऑफ होता था तो पता चल जाता था कि आवाज ऑफ हो गया लेकिन उस आवाज की वजह से टकराता था आवाज तो आप लोग को आवाज में दिक्कत हो रहा था फिर उसको हटवा दिए तो प्यारे हटाने के बाद अब ये पता नहीं चला समझा रहे थे नॉन स्टॉप समझाते चल जा रहे थे मोबाइल ऑफ क्यों बता रहा है सर जी प्यारे मोबाइल अभी चार्ज में लगाए हुए थे डिस्चार्ज हो गया होगा तो ये लोग चार्ज में लगा दिए होंगे इसलिए आप बता रहा होगा आइए चलिए फिर से हम बता रहे हैं फिर से एक बार बोल देते हैं लिखा है करा किसी समय पर 1.4 मीटर की ऊंचाई के लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर तो अभी इधर हम समझाए कि जो वास्तविक ऊंचाई तो एक साथ वास्तविक ऊंचाई का रेशियो अलग एक साथ लिखेंगे और परछाई लिखेंगे तो परछाई का अलग लिखेंगे तो 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई इस लड़का की परछाई 1.2 है तो कह रहा है कि इस समय पर एक भवन की परछाई 5.4 है 5.4 तो कह रहा भवन की ऊंचाई क्या वास्तविक ऊंचाई h मान लिया नजदीक का गुना नजदीक से दूर का गुना दूर से अब सॉल्व करिएगा तो आपका हो गया h गुना 1.2 बराबर 1.4 गुने 5.4 काट लेंगे दशमलव से दशमलव कट जाएगा और प्यारे 2 से काटेंगे 6 और 2 से काटेंगे 7 और 6 9 54 तो 0.9 होगा तो एच बराबर हो गया 9 7 63 6.3 तो ये समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखे ये सब लिख दिया है इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है ये तो समझा रहे थे तो दुनिया भर की हम बात बोल दिए एग्जाम में डायरेक्ट बोलेंगे किसी समय पर 1.4 मीटर की ऊंचाई के लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 है तो हम बोले कि वास्तविक ऊंचाई का इधर और परछाई वाला हम लिखेंगे इधर तो पहले लड़का फिर भवन तो इधर भी पहले लड़का तो फिर भवन ही लिखिएगा तो करा इस समय पर एक भवन की परछाई परछाई को परछाई के साथ लिख दिए तो करा भवन की ऊंचाई तो ये h तो इसका रेशियो और इसका रेशियो समय दोनों के लिए सेम है इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा बराबर बोलिए या समानुपात नजदीक का गुना नजदीक से दूर का गुना दूर से बस इतना ही करना वो तो समझा रहे थे इसलिए लिख दिए तो प्यारे इस तरह से आपका काम बन जाएगा ठीक है आइए इसके बाद इधर आइए करा रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप जब रोड बनाने के लिए मैप तैयार किया जाता है तो जितना बड़ा रोड होगा उतना ही बड़ा पेपर पर रोड मैप थोड़े बनता है मैप जो बनाते हैं उसमें एक काल्पनिक कुछ मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर रोड बनाना है तो 20 किलोमीटर का रोड है और आप मैप पे दर्शा रहे हैं तो मान लेते हैं कि रोड ही दर्शाए तो मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से आप दर्शा के रोड बना रहे हैं तो मैप पर आप लिखेंगे ना कि माना कि 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कोई भी मानचित्र खरीदते हैं मैप खरीदते हैं तो मैप के अगल बगल में साइड में देखिएगा कलर कुछ लिखा रहता है बॉक्स में और उसके बगल में उसको दर्शाया रहता है तो वो किस स्केल का यूज किया जाता है उस मैप को बनाने में उसके बारे में बगल में लिखा हुआ रहता है अब 2 पॉइंट है उसके बीच की दूरी तो कितना को कितना माना गया है वो मैप पर साइड में दर्शाया जाता है ताकि आम पब्लिक कभी भी उस मैप को देखे तो उसको कैलकुलेट करके रियल वाला वैल्यू को वो निकाल सके इसलिए मैप बनाने के क्रम में कुछ उसका पैमाना होता है उस पैमाने के आधार पर मैप बनाया जाता है और उसकी वास्तविक लंबाई मान लेते हैं 100 किलोमीटर है अगर उस मैप पर दर्शा रहे हैं तो उस मैप पर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचा तो वो वहां पर बगल में शो करेगा कि 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर इस मैप को बनाने के लिए लिया गया है तो बगल में हिंट के रूप में वहां पर साइड में नीचे में ऊपर में कहीं पर वो दर्शाया हुआ रहता है तो उसी तरह से ये प्रश्न है कि रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है अब आगे करा बाबू सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है तो हम बोले कि यहाँ पर 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर तो करा सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है तो उस मैप में तय की गई दूरी तो इधर वास्तविक लेना और इधर मैप वाला तो कह रहा है कि मैप में तय की गई दूरी कितनी है तो मान लेते हैं कि मैप में d किलोमीटर तय किया है अब ये दोनों आपस में बराबर होगा अब जल्दी से काट छाट करें पहले तो अपने आप में कट रहा है 18 4 72 एक 4 है अब सोल्व करेंगे नजदीक का गुना नजदीक से दूर का गुना दूर से तो d बराबर 4 × 1.5 दशमलव हटाएंगे बटा 10 15 4 60
60/10, या बोलेंगे 5 से 3 और 5 से 2 और 2 से 2, तो बोलेंगे 3 दूनी 6। इस तरह से दूरी हो गया डी। डी का वैल्यू किलोमीटर में है तो आपका आ जाएगा इतना किलोमीटर, जो भी है उसके अनुसार वो आपका आ जाएगा। तो इस तरह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर, तो उस सारा इतना किलोमीटर, तो उस मैप की तय की गई दूरी कितनी होगी, तो ये मैप पर यानी सेंटीमीटर में आएगा। तो ये प्यारे आपका आंसर आ जाएगा। आइए देख लेते हैं आंसर। तो ये आपका सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर। तो हम बोले कि इधर किलोमीटर उधर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आएगा, किलोमीटर में रहता तो किलोमीटर में आता। इसका यूनिट, ये रेशियो लिख रहे थे, इसका यूनिट एक जैसा होना चाहिए, तो ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, और ये रेशियो लिख रहे थे इसका यूनिट एक जैसा होगा, ये किलोमीटर तो ये भी किलोमीटर। अब ये कॉमन होकर कट गया तो सारा यूनिट कट गया, अब ये रेशियो लिखा गया, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। अब ये दोनों आपस में बराबर लिखे समानुपात। इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को बना सकेंगे। तो प्यारे अब ये आपका बन गया, यहाँ तक आपका हो गया। अब ये 5 जो है उधर हम लोग छोड़े हैं तो उसके बाद ये बन सकता है। उसके बाद इधर का कंसेप्ट अलग है, ये अलग चीज है, इधर एक दिन और आपका लगेगा। तो आइए उधर नेचर 2 शायद छूटा था, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उधर एक दिन आपको और लगेगा, इधर उधर हो गया जो थोड़ा परेशानी बढ़ गया इसमें, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन देख लीजिए, इसका पैटर्न करा 4 पद समानुपात में, तो पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः इतना, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। इस तरह से करा इतना 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 का द्वितीय अनुपात क्या होगा, इस तरह से प्यारे आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दें। हम यहाँ पर 4 टर्म लिए ए बी सी डी, हम यहाँ पर 4 टर्म लिए ए बी सी डी। तो प्यारे ये 4 टर्म को लेकर इसको जब हम सजाएंगे तो इसको आप पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए इज टू बी प्रपोर्शन टू सी इज टू डी, जिसमें इसको आप पढ़ते हैं प्रथम पद, इसको आप क्या पढ़ते हैं प्रथम पद, इसको आप पढ़ते हैं द्वितीय पद, इसको आप पढ़ते हैं द्वितीय पद, और इसको आप पढ़ते हैं तृतीय पद, तृतीय पद या तृतीय समानुपात, समानुपात ही लिख देते हैं, समानुपात ही ज्यादा अच्छा, प्रथम समानुपात, इसको आप पढ़ते हैं द्वितीय समानुपात, ये सब समझा चुके हैं। और इसको पढ़ते हैं तृतीय समानुपात, इसको पढ़ते हैं प्यारे तृतीय समानुपात, और इसको पढ़ते हैं चतुर्था समानुपात, या बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। तो इस तरह से आप जब इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए इज टू बी प्रपोर्शन टू सी इज टू डी, एक साथ पढ़ने में कोई रुकावट नहीं है। अब टर्म वाइज पढ़ेंगे यानी प्रत्येक पद को अलग अलग पढ़ेंगे, तो इसको आप पढ़ते हैं प्रथम समानुपात, इसको आप पढ़ते हैं द्वितीय समानुपात, इसको आप पढ़ते हैं तृतीय समानुपात, इसको आप पढ़ते हैं चतुर्था समानुपात, जिसमें हम बोले अब ये आपका टर्म वाइज पढ़ते हैं तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्था समानुपात पढ़ते हैं। अब मैथ में इसको सॉल्व करने का नियम है, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, यानी आप तुरंत लिखेंगे बीसी बराबर एडी, या आप लिखेंगे एडी बराबर बीसी। ये अब जो भी अज्ञात होगा उसका मान आपका निकल जाएगा। अब इसमें आपका इससे रिलेटेड प्रश्न किस तरह से पूछता है, तो आइए प्यारे देखते हैं कि इससे रिलेटेड इसमें प्रश्न कैसे पूछता है। तो थोड़ा सा गौर करिएगा। अब इसमें जो आपसे प्रश्न पूछेगा, तो हम बोले इस 4 टर्म में से किसी भी 3 का दिया रहेगा, एक अज्ञात रहेगा, 3 आपका दिया रहेगा और एक अज्ञात रहेगा, कुल मिला के कितने टर्म हो गया, तो आप बोलेंगे सर 4 टर्म हो गया। हम बोले प्यारे कुल मिला के 4 टर्म है, जिसमें 3 दिया हुआ एक अज्ञात है, कुल मिला के कितना 4 हो गया। 4 में से जो अज्ञात रहेगा उसका मान निकल जाएगा, 3 दिया हुआ एक अज्ञात है, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो हम बोले कि इसका में प्रश्न किस तरह से लिखा रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले साहब जी आपका प्रश्न इस तरह से लिखा रहेगा, ये आपका प्रश्न लिखा रहेगा 0.18 लिख देगा 0.24 तथा 0.36 का। अब एक ही में हम एक ही प्रश्न में सारे प्रश्न समझा देते हैं कि कैसे कैसे पूछता है, इसलिए एक ही में हम सब लिख देते हैं। एग्जाम में कोई एक ही प्रश्न पूछेगा, सभी नहीं पूछेगा। तो मान लेते हैं पहला प्रश्न में आपसे पूछेगा, कहेगा इतना का प्रथम समानुपात, कहेगा इतना का प्रथम समानुपात क्या होगा। आपसे पूछेगा कि इतना का प्रथम समानुपात क्या होगा। तो प्यारे प्रथम समानुपात यहाँ क्रमशः लिखा रहे ऐसा प्रश्न या ना लिखा रहे, जब भी ऐसा प्रश्न रहता है तो इसमें क्रमशः शब्द कभी कभी लिखा हुआ रहता है, कभी कभी वहां नाम भी लिखा रहता है कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय चतुर्था ज्ञात है, वो बताइए। कभी कभी सीधा ये लिखा रहेगा और कह देगा कि द्वितीय समानुपात बताइए, तो द्वितीय समानुपात पूछेगा, इसका मतलब दूसरा पद अज्ञात है, उसके अलावा सब दिया हुआ है, तो दूसरा अज्ञात है, इसका मतलब ये पहला हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर अज्ञात है, दूसरे स्थान पर यहाँ कुछ मान लेंगे, और ये तीसरा और ये चौथा कहलाएगा। अब यहाँ प्रथम समानुपात पूछा है, इसका मतलब पहला अज्ञात है, तो पहला स्थान पर आप कुछ मान लीजिएगा, मान लिए एक्स, और इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्था ही पड़ेगी। तो आप पहला प्रश्न को जब सॉल्व कीजिएगा तो पहला स्थान पर एक्स मान लिए, तब इसको इस रूप में सजा कर लिखेंगे, तो आपका एक्स अनुपात 0.18 समानुपात हो जाएगा 0.24 अनुपात 0.36, इस तरह से लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो अब इसको बोलिएगा 1 से गुने 0.36 बराबर 0.18 गुने 0.26। आप प्यारे दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे तो 18 दूनी 36 और 2 से कटेगा ये 12, 2 अंक के बाद दशमलव ही रहेगा, तो x बराबर हो गया 0.12। इस तरह से अब मान लेते हैं कि प्रश्न में आपसे पूछेगा, कहेगा कि इतना का द्वितीय समानुपात क्या होगा, इतना का द्वितीय समानुपात क्या होगा। इसका मतलब दूसरे स्थान पर वाला अज्ञात है, तो द्वितीय समानुपाती का मतलब दूसरे स्थान पर अज्ञात है, तो ये प्रथम अब दूसरे स्थान पर मान लेते हैं भाई, और ये तृतीय और ये चतुर्थ। अब तुरंत इसको सजा कर प्यारे इसको लिखिएगा, तो आप बोलिएगा कि 0.18 अनुपात 22 समानुपात, आप बोलेंगे 0.24 अनुपात 0.36, इस तरह से प्यारे लिखा जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे कह देगा
कि इतना का तृतीय अनुपात क्या होगा, उसी तरह से कह देगा इतना का चतुर्था समानुपात क्या होगा, इस तरह से आपसे कह देगा। तो अगर आपसे तृतीय कहेगा तो तीसरे स्थान पर कोई राशि मान लीजिएगा, मान लेते हैं कि ये पहला है और ये दूसरा है और तीसरे स्थान पर हम जेड मान लिए। तो सजा कर इसको जब आप लिखिएगा ना तो आप समझ लीजिएगा कि पहला है तो 0.18 अनुपात और ये दूसरा है 0.24 और तीसरा तो अज्ञात है तो तीसरा जेड माने और इस तरह से ये चौथा हो जाएगा। अब आपसे कहेगा ना कि इसका चतुर्था अनुपात क्या होगा, चतुर्था अनुपात क्या होगा। तो प्यारे अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, चतुर्था अनुपात हम मान लेते हैं कि ये आपका चौथे स्थान पर अज्ञात है तो इसको कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं पी मान लिए। तो ये पहला है दूसरा और तीसरा, चतुर्था पूछ रहा है तो चौथे स्थान पर अज्ञात होगा तो इसको आप लिखिएगा 0.18 अनुपात 0.24 समानुपात 0.36 अनुपात पी। इस तरह से नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। ये बात आपको समझ में आया। तो प्यारे इस तरह से अब आपको प्रश्न पहले हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम अगला नेचर पर आते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरह का प्रश्न कैसे रहता है, तो प्यारे अब यहाँ पर देखिए इसका भाषा पे पकड़ बनाइए। ये आपका प्रश्न है, कह रहा है ना कि 4 पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा। यहाँ नामकरण कर दिया कि कौन कौन दिया है, लेकिन ये हर बार दिया ना रहेगा, सीधे जो अज्ञात रहेगा वो वाला स्थान पर आप मान लीजिएगा। लेकिन ये बड़ा अच्छे से लिख दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ रहता ना के बराबर है, आपका सीधा डिजिट दे देता है। कह 4 पद समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः इतना, तीसरा पद तो तीसरे स्थान पर एक्स मान लेंगे। अब इसको सजा कर लिखेंगे तो घर पर नोट बनाइएगा, उसमें आराम से ऐसे करके आप लिखिएगा, ये आप एक्स अनुपात 33। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो ऐसे सजाते ना रहिएगा, क्या बोलेंगे 22 गुने एक्स बराबर 4 गुने 33, 11 दूनी और 11 तिया और 2 से 4 दो बार तो एक्स बराबर हो गया 6। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो मन ही मन करेंगे, कैसे तो समझिए। ये पहला दूसरा तीसरा पूछ रहा, तीसरा क्या था, मन ही में एक्स मान लीजिएगा। तो आप एक्स मन ही मन मानेंगे तो नजदीक का गुना नजदीक से या दूर का गुना दूर से होगा, तो मन ही मन यहाँ पर एक्स मानिएगा तो सीधा एक्स गुने 22 तुरंत लिखा जाएगा, एक्स गुने 22 अब बराबर दूर का दूर से 4 गुने 33। बस इतना ही लिखना है, अब यह स्टेप नहीं बनाना है। तो आप जल्दी से इसको काट लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे आप जल्दी से कर सकते हैं। आइए इसी का अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कह रहा है कि इतना का द्वितीय समानुपात क्या है। सीधे ये डिजिट दिया और कह रहा है इतना का द्वितीय समानुपात क्या है। दूसरा पद अज्ञात है, इसका मतलब कि दूसरा स्थान पर अज्ञात है तो दूसरे स्थान पर एक्स मानेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ घर पर है तो कॉपी पर सजा कर इस तरह से लिखते रहिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो इतना सजा कर ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्यारे इस तरह से नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, इस तरह से। तो आप बोलेंगे एक्स गुना 0.48 बराबर 0.03 गुने 0.36, बोलेंगे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 12 चौ 48 और 12 तिया 36, अभी 4 बट्टा में आ जाएगा तो एक्स बराबर आप पढ़ेंगे 3 गुना 0.03/4। तो प्यारे अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आप बोलेंगे 3 तिया 9 और 2 अंक के बाद दशमलव बटा 4, दशमलव हटाएंगे 2 को 0, 4 से पहले काट, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। अब बच गया 1 तो दशमलव दिया तो 0 उतरा तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। आप बताइए कि ये तो आपका बट्टा में अभी 100 बचा हुआ है तो दशमलव तो अंक और आगे अभी जाएगा, या तो बोलिए दशमलव हटा 2 जीरो यानी 4 जीरो के बाद तो 5 2 5 4 अंक के बाद तो 5 2 2 और 0। तो हम बोले प्यारे 2 अंक इधर 2 अंक इधर, या बोलेंगे सीधे 2 अंक पहले से 2 अंक और आएगा तो 4 अंक के बाद तो यहाँ पर आप दशमलव देंगे। अब आंसर मिलाने में भी बहुत सारे लोग यहाँ गलत कर देते हैं। देखिए दशमलव के बाद वहां पर 3 अंक यहाँ दिया हुआ है तो 3 अंक तक आपको मिलाना है, तो दशमलव 022 यहाँ दशमलव 022 यहाँ दशमलव 002, ये नहीं होगा। कह रहा है दशमलव 2 यहाँ दशमलव के बाद 0 है, ये भी आपका नहीं है। बोले दशमलव 02 2 ही अंक तक है, मिल रहा है तो आपका आंसर ये हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक दिया गया तो 2। आप बोलिए 2 अंक तक लिखना रहता है तो आंसर 3 अंक तक निकालते हैं और तीसरा 5 या 5 से ज्यादा होता है तो पहले वाला को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर तीसरा अंक 5 से कम है इसलिए इधर तो बढ़ेगा नहीं, समझे मेरा बात। हम बोले स्कूल में ही पढ़े होंगे कि कभी भी दशमलव के रूप में प्यारे इस तरह से लिखा रहता है और एक यहाँ पर दशमलव के रूप में इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपका आंसर दशमलव के बाद 2 ही अंक तक है, तो जब 2 अंक तक देना रहता है तो 3 अंक तक निकालते हैं और तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा रहता है तो पहले वाला को 1 बढ़ा दिया जाता है, तो इसको 3 की जगह 4 पढ़ेंगे तो 0.24 आपका ये आंसर हुआ। अब बोलेंगे यहाँ पर 2 अंक तक लिखेगा तो तीसरा अंक पर अटैक किया, ये 5 या 5 से बड़ा रहता है तब 1 बढ़ाते हैं, तो इसमें तो आपको बढ़ेगा नहीं क्योंकि 5 से तो ये छोटा है, इसलिए सीधा आप लिखते हैं 0.23। बात समझे। तो प्यारे ये नियम आपका होता है, हालांकि ये भी लगभग में ये भी लगभग में, लेकिन थोड़ा सा अप्रोक्स में लेते हैं नजदीकी मामला तो वो आपका इस तरह से लिखा जाता है। तो आपका ये आंसर हो गया, तो इस तरह से प्यारे आपका आंसर सी। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं तो पूरा इतना बायोडाटा बनाते ना रहिएगा, सीधे बोलिएगा द्वितीय अनुपात दूसरे स्थान पर एक्स तो नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, दूर को दूर से यानी 0.36 गुने 0.03 बट्टा, बोलिए एक्स गुने 0.48 एक्स बराबर इधर आएगा बट्टा में 0.48। अब यहीं पे डायरेक्ट हरिया लीजिएगा, एक बार में ये लिखाना चाहिए, इसमें फार्मूला वगैरह याद नहीं करते, बहुत सारे दुनिया भर के लोग फार्मूला लिख देंगे। अभी और कुछ बता रहे हैं उसमें भी फार्मूला लोग लिखते हैं, उसको लिखना नहीं है, फार्मूला लिखेंगे तो कंफ्यूजन में आप रहेंगे, भूल जाएंगे, परेशानी होगा। तो आप बोलिए यहाँ पर इतना 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 का चतुर्था अनुपात यानी चौथा पद ज्ञात है, चौथे स्थान पर एक्स। अब ये 4 टर्म नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से, तो इसको गुना करेंगे 6.9 गुने 11.4 और इसको 3.6 गुने एक्स, तो एक्स बराबर तो 3.6 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट छाट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब प्यारे ये यहाँ पर आ जाइए 3 पे, तो अब यहाँ पर समझना है, चीज तो वही है, भाषा तो उसी तरह का यहाँ यूज किया है, कर 8 और 12 का तृतीय अनुपात, तो फार्मूला में यही फंस जाते हैं। इसमें भी तृतीय उसमें भी तृतीय पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो तृतीय आपसे पूछ रहा था तो प्यारे इसमें जब आपसे तृतीय अनुपात पूछा
द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, आइए द्वितीय चतुर्थ पे, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती ऐसे पूछता है। तो हम बोले चीज तो वही है, लेकिन यहाँ टर्म दो ही को है। तो आप यहाँ पर ऐसे स्थिति में फंस जाइएगा, परेशानी होगा। फार्मूला रहेगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा, कौन फार्मूला लगेगा। तो मेरा बात को बहुत अच्छे से आप समझिए। हम आपको बोले कि प्यारे यहाँ पर 4 टर्म था। कितने टर्म था? 4 टर्म। और 4 टर्म रहता है तो इसको आप सजा कर लिखते हैं तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसको आप पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि ये प्रथम समानुपात है। इसको आप पढ़ते हैं प्रथम समानुपात, इसको प्यारे आप पढ़ते हैं द्वितीय समानुपात, और इसको पढ़ते हैं तृतीय समानुपात, और इसको पढ़ते हैं चतुर्था समानुपात। इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्था समानुपात पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 4 टर्म था तो 4 को लिख दिए, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था। लेकिन अब आपका 3 ही टर्म दिया रहे। मान लेते हैं कि A B C 3 गो टर्म आपका दिया हुआ है। यहाँ पर प्यारे 3 ही टर्म दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है? तो A B C। अब इसको सजा कर लिखना है इस रूप में। 4 गो था तो 4 लिख दिए, लेकिन जब 3 ही गो रहेगा ना तो भी इसको इस रूप में लिखना है। तो इसको इस तरह से खींच कर लिखना है कि ये 4 गो बन जाए। तो आप ऐसे स्थिति में 3 ही को जबरदस्ती 4 को बनाइएगा तो पकड़ के खींचिए, तो बीच वाला को रिपीट करके लिखा जाता है। तो 3 को जो 4 को बन जाएगा, तो आप बोलेंगे A अनुपात B। अब बीच वाला को रिपीट करके लिख दिया जाता है, तो B को रिपीट करिए तो फिर से आ जाएगा B, और अनुपात C। तो यहाँ 4 टर्म था तो चारों यहाँ पर लिख दिए A B C D। पढ़ने के क्रम A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, A is to B proportion to C is to D। कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ भी वैसे ही पढ़ेंगे, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, A is to B proportion to B is to C। लेकिन जब यहाँ टर्म वाइज पढ़ते हैं, यानी प्रत्येक पद को अलग अलग पढ़ते हैं, तो इसको प्रथम समानुपात, इसको द्वितीय समानुपात, इसको तृतीय समानुपात, इसको चतुर्थ समानुपात। लेकिन इसमें क्या होता है, ये भाषा बदल जाता है प्यारे। इसको तो ठीक है पढ़ते हैं प्रथम समानुपात, इसको क्या पढ़ते हैं? प्रथम समानुपात। लेकिन इन दोनों को यहाँ पर आप पढ़ते हैं द्वितीय, इन दोनों को अलग अलग नाम देते हैं, द्वितीय और तृतीय। यहाँ पर ये नाम ही कंप्लीट बदल जाता है, इसको एक साथ पढ़ा जाता है, और इसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है मध्य समानुपात। इसको प्यारे मध्य समानुपात। इसमें द्वितीय और तृतीय शब्द गायब हो गया। अब इसको, सॉरी, द्वितीय गायब हो गया और चतुर्था गायब हो जाएगा। इसको पढ़ा जाता है तृतीय समानुपात, इसको पढ़ा जाता है तृतीय समानुपात। अब समझना, एक साथ पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अनुपात B समानुपात C अनुपात, A is to B proportion to B is to C, यहाँ पर C is to D। तो एक साथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। टर्म वाइज पढ़ते थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्था। यहाँ पर प्रथम समानुपात, मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात। इसमें प्यारे द्वितीय और चतुर्था शब्द ही गायब हो गया, और यहाँ पर द्वितीय की जगह पर मध्य समानुपात आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रश्न रहेगा, 4 टर्म में से 3 आपका दिया रहेगा और 1 अज्ञात रहेगा। कितना? 3 दिया रहेगा, 1 अज्ञात रहेगा, कुल मिला के क्या गो? 4 गो। तो यहाँ पर केस फर्स्ट यूज करिएगा। हम हमेशा केस फर्स्ट और केस सेकंड बोलेंगे। और जब 3 गो आपका रहे, मतलब 2 दिया रहे और 1 अज्ञात रहे, तो कुल मिला के क्या हो गया? 3 गो। 2 दिया रहे और 1 अज्ञात रहे तो कुल मिला के 3 गो। तो इसको हम केस सेकंड शब्द से यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, केस सेकंड तो बीच वाला को रिपीट करके लिखना है, केस फर्स्ट चारों को लगातार लिखना है। तो इसमें आपका 4 टर्म है, जिसमें प्रश्न जो पूछेगा उसमें 3 गो दिया रहेगा, 1 अज्ञात रहेगा, कुल मिला के 4 गो। और इसमें आपका 2 दिया रहेगा, 1 अज्ञात रहेगा, कुल मिला के 3 गो। तो केस सेकंड, केस सेकंड का नियम क्या है कि है इसमें 3 गो और बना के लिखना है 4 गो, इसलिए बीच वाला को रिपीट करके लिख देते हैं। बात समझ में आ गया? बात इतनी सी है। तो हम प्यारे इसको अब मिटा दो और उस पर अभ्यास करा दो। तो आइए, अब इसमें बात रहा कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से दिया रहता है। इसमें आपका प्रश्न किस तरह से दिया रहता है, देखिए सारा चीज हम लिख के बता रहे हैं। होता क्या कि ऑनलाइन पढ़ने में पीडीएफ में ही लोग उसको यूज करते हैं। हालांकि ऑफलाइन बताते हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन भी लिखा के बताते हैं। जब भी कंसेप्ट बताना रहता है तो हम खुद से क्वेश्चन लिखाते हैं, स्टूडेंट लोग सामने रहते हैं, वो आप अपने से लिखते हैं, और उसके बाद फिर अगला एग्जांपल दिया, क्वेश्चन घुमा के दिए। तो फिर वहां पर होता क्या है कि जरूरत के अनुसार, जैसे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उसमें कुछ समझे कुछ नहीं समझे, तो चेहरा का एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। कोई भी स्टूडेंट चेहरा ऐसे बना लेगा, इसका मतलब है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो चेहरा देखने से, चेहरा के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि कितने स्टूडेंट को